गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शैल भूषण साहब फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और मैं भी आप लोग के आशीर्वाद से बिल्कुल अच्छा, स्वस्थ और तंदुरुस्त हूं। मैं आप लोगों के बीच मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 7 लेकर आया हूं, जो कि ये पार्ट 6 में जो साइमन कमीशन हम शुरू किए थे उसका शेष भाग है। ये पहले से मैं इसको लिख दिया हूं ताकि वीडियो हम लोग लंबा न हो गए। जो यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरे वीडियो को, आने वाले वीडियो को वो देख सके। और इसके पहले वाला जो मैंने पार्ट डाल दिया हूँ, अपलोड कर दिया हूँ, उसको भी पहले जाकर देखकर तो उसके बाद से इसको देखें, ज़्यादा समझ में आएगा। और यह जो सीरीज चल रहा है भारत के एग्जाम के हर एक दृष्टिकोण से बिल्कुल मस्ट इम्पोर्टेंट है। जो पार्ट 1 से देखते आ रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा ये किस टाइप के है। भारत के कोई एग्जाम छूटने वाला नहीं है, चैलेंज है मेरा। बस केवल मेरे साथ बने रहिएगा और बाकी जितने भी सब्जेक्ट है कॉम्पिटिटिव, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 1 बाई 1 करके, पार्ट बाई पार्ट करके आपके पास प्रोवाइड किया जाएगा। तो ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ अपना वीडियो को। जो साइमन कमीशन है इसमें 7 सदस्य थे और 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे। जो इस कमीशन को लाता है वो साइमन लाता है, जो कि ये क्या था, अध्यक्ष था। क्या था, साइमन के अध्यक्ष था। और ये 7 जो सदस्य जो रखा गया था अंग्रेज, ये इरबिस के कहने पर रखा गया था, जो कि इरबिस जो था उस समय वायसराय था। और जो भी शासन होता था भारत पर अंग्रेजों के द्वारा, तो वायसराय और अध्यक्ष के हिसाब से ही होता था, क्योंकि यही मुख्य होता था। अब वायसराय और अध्यक्ष में सीनियर होता था अध्यक्ष और जूनियर होता था वायसराय। ठीक, तो होता क्या है, ये साइमन कमीश जो यही और कन्वेंट एटली जो है भी इसका सदस्य होते हैं और आगे जाके इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। साइमन कमीशन 1919 के अधिनियम की जांच करने के नाम से आता है, जिसका मुख्य नाम होता है भारतीय वैधानिक आयोग। फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत के मुंबई में जब पहुंचता है तो साइमन कमीशन का घोर विरोध होता है। और पंजाब में जो है इसका काफी विरोध होता है, जिसमें सबसे ज्यादा विरोध करते हैं लाला लाजपत राय, जिसके चलते एक व्यक्ति था अंग्रेज जो कि जीएसपी था उस समय, जिसका नाम था सैंडर्स। वो लाठी चार्ज करा देता है और उसी के नेतृत्व में, उसी लाठी चार्ज के दौरान सैंडर्स पर इतना न ज्यादा लाठी पड़ जाता है, सॉरी लाजपत राय पर इतना न ज्यादा लाठी पड़ जाता है, जिसके चलते उसी दौरान लाला लाजपत की मृत्यु हो जाती है। और लाला लाजपत राय और के द्वारा एक नारा था, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। पंजाब में साइमन, इरबिस, क्लेमेंट एटली जो मुख्य जो है यहाँ पर, हालांकि जो 7 नेता था, जो 7 सदस्य था साइमन के अंग्रेज सब, वो सब के सब कहीं ना कहीं मंत्री था, सब बड़े बड़े पद पर था सब।
ये सब जब आता है सब जांच करने, तो बहुत ज्यादा भारत में विरोध होता है। और इतना करने के बावजूद जब लाला लाजपत राय जब पंजाब में जब विरोध करते हैं, इन पर लाठी चार्ज होता है। इनके द्वारा एक नारा था जो कि साइमन वापस जाओ। भारत के हर एक लोग के द्वारा ये निकलने लगा, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। ठीक। और लाला लाजपत राय को मृत्यु हो जाता है। तो जब लाला लाजपत राय के जब शरीर पर जब लाठी पड़ रहा था, तो उस समय एक बात यही बोले थे जे मेरे पीठ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत के आखिरी कील साबित होगा। अभी इसमें एक शब्द आ जाता है ताबूत। ताबूत क्या होता है? जैसे एक काठ के चरखुट्टा नीचे बना देते हैं, जिस पर आदमी आराम से एक सो सके। ठीक। उसके ऊपर उसी शेप में या थोड़ा सा ऐसे करके ऊपर से लग जाता था, और उसमें कील चारों तरफ से मार करवानी पैक करके, तब अंग्रेज सब तो जलाया नहीं जाता है, उस सब को दफना दिया जाता है। उस सब का भी मकबरा बनता है, तो उसी में दफना दिया जाता। तो उसी कील ठोकने की, और जो था वो जो जिसमें उस सब को दफनाया जाता है, जिस काठ के लकड़ी के अंदर रख कर, उसी को ताबूत बोला जाता है। उसमें कील ठोक कर, उसी को संकेत करते हुए लाला लाजपत राय बोलते हैं। और जब ये आयोग आता है, तो इस आयोग को श्वेत कमीशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें सदस्य जो था सबके सब अंग्रेज था। और साइमन कमीशन की दो पार्टी समर्थन करते हैं, दक्षिण भारत की जस्टिस पार्टी और यूनिस्ट पार्टी। ये दो पार्टी उसको समर्थन करते हैं। न तो बाकी लोग, भारत के लोग जितने भी लोग थे, जितने भी सदस्य थे, जितने भी नेता थे, सब के सब उसका विरोध करते हैं। विरोध करने के बावजूद साइमन कमीशन 1930 अपना रिपोर्ट 1930 में अपना रिपोर्ट को क्या करता है, दे देता है। और साइमन कमीशन के आधार पर ही भारतीय शासन अधिनियम 1935 पारित हो जाता है, जिसके द्वारा सबसे पहले म्यांमार को क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, जिसको अभी वर्मा के नाम से जाना जाता है। कोई वर्मा कहता है, कोई म्यांमार भी कहता है, क्योंकि भारत कभी एक भाग हुआ करता था। उसके बाद से क्या होता है कि सबसे पहले उसी अधिनियम के तहत सबसे पहले भारत में कांग्रेस द्वारा एक चुनाव होता है, और उस चुनाव में 1937 में होता है। उस चुनाव में कांग्रेस को जीत हो जाता है, जिसमें 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन जाता है, और पंजाब और सिंध में मुस्लिम लीग का सरकार बन जाता है। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू, जो कि ये जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। तो मोतीलाल नेहरू से चैलेंज किए कि साइमन कमीशन ये अच्छा नहीं है, साइमन कमीशन ये अच्छा नहीं है। अभी साइमन कमीशन आया इसलिए था क्योंकि जो
जो कि अंग्रेज को द्वारा जो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड होता, जिसमें भारत के हर एक लोग उसका विरोध किए, सब कोई रुग्ण रूप में था। और इसमें बोला गया था कि 10 साल में हम लोग द्वैध शासन, इस कमीशन के द्वारा द्वैध शासन किया जाएगा। द्वैध शासन का मतलब यह होता है जो मैंने जो भी हम लोग उसमें अगर कोई चीज को अगर हम लोग पारित करते हैं उसमें आप लोग सभी राय लिया जाएगा, दोनों आदमी की राय मसौदा से काम होगा। और 10 साल में अगर और इसमें चेंजिंग करने की जरूरत पड़ेगा तो हम लोग करते रहेंगे, ताकि उन लोगों को सबको लगा कि 10 साल में तब तक मामला ठंडा जाएगा, फिर से हम लोग अपना वाला काम करते रहेंगे। उसके बाद से क्या होता है, मोतीलाल इसका विरोध करते हैं। तो वही जो साइमन और इरविन जो था और साथ इसके 5 और जो सदस्य थे, सब मिलकर 7 थे लोग, वो लोग आवेश में आ जाते हैं, क्योंकि था सब मंत्री। जब ये चैलेंज किए बस वो सब गुस्सा में आ गया और बोला कि यदि आप में इतना ही दम है तो भारत को चलाने के लिए कानून बना दीजिए। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रिटेन में पास करा देंगे। लोग क्या करेंगे ले, जो कि ये बात बोला था राज्य सचिव वार्केन हेड। राज्य सचिव जो था वार्केन हेड, जो ये बात को बोला था, ठीक। तो राज्य सचिव वार्केन हेड जो बोला था कि भाई आप भारत को चलाने के लिए कानून बना दीजिए, उसके बाद से हम लोग इसको इंग्लैंड में पास करा देंगे और आप स्वतंत्र रहिएगा। और उसके बाद से मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसका नाम पड़ता है क्या, नेहरू रिपोर्ट रखते हैं। अभी बना कर लेकर आते हैं और उसमें शर्त वो रखा था, कौन, वार्केन हेड, यदि जो भी आप कानून संविधान बनाइएगा तो भारत के लोग हर एक लोग उससे सहमत हो, और कोई उसका विरोध किया तो समझिए जो पारित हम लोग नहीं करेंगे। क्योंकि उसको पता था कि भारतीय में तो सहमति नहीं है, भारतीय लोगों में सहमति नहीं है। भारतीय लोग कैसे है, एक बरसाती मेढक जैसे है। जैसे एक बरसाती मेढक को तराजू पर रख के तौला जाएगा खुला करके, एक को रखा जाए, दूसरा भाग, दूसरा का तीसरा भाग, तीसरा का रखो चौथा भाग जाएगा, तौला ही नहीं सकता है सब, क्योंकि उस सबका कॉन्फिडेंस था ऐसे हो नहीं सकता है, जैसे लेके आएंगे उसके बाद फेल हो जाएगा। अभी लेकर तो आते हैं नेहरू रिपोर्ट, उसमें साधु सदस्य अंग्रेज था सब, एक बैठक होता है और उस बैठक में जिन्ना को भी बुलाया जाता है। तो जो नेहरू रिपोर्ट बोले भाई हम देखिए हम लेकर चले आए हैं, ये बना कर रखे हुए हैं। उसमें केवल नेहरू जी वैसे तो बहुत चीज को मांग किए थे, जिसमें एक मुख्य था डोमेनियन। हालांकि जो कहीं उसमें चर्चा नहीं था देश को आजाद करने स्वतंत्र करने की बात, केवल डोमेनियन की बात चला था। उसके बाद में जिन्ना का थोड़ा सा हम भी देखते हैं क्या है। जब वो पढ़ा बस वो फेंक दिया, कहता हम इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि था ही वो फुटल बर्तन, फुटल बर्तन ही कहा जाएगा। बस इसी चीज के तो इंतजार था, वो अंग्रेज सबको तो इसी चीज का इंतजार था। हालांकि अंग्रेज पहले ही जिन्ना से मिल चुका था सब, जैसे जैसे ही बोले थे कि भाई हम
रिपोर्ट बनाएंगे। इसका हम विरोध करते हैं साइमन कमीशन का। ये अच्छा नहीं है भारतीयों के लिए, भारतीयों के पक्ष में ये अच्छा बात नहीं है। तो उसी समय सब जब अंग्रेज सब बोला, सब यानी वर्किंग हेड जब बोला जी आप अपना संविधान बना लीजिए, हम इंग्लैंड में इसको पारित कराने के लिए हम जिम्मेवारी लेते हैं। तो उसी समय जिन्ना को बोला कि सब पूछे, तब नेहरू जी संविधान बना रहे देश को चलाने के लिए, क्या तुम मानोगे? क्योंकि ये भी मुस्लिम लीग का मुखिया तो यही था, जिसको जिन्ना को ही पाकिस्तान के जनक कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के मांग सबसे पहले जिन्ना ने ही किया था। पाकिस्तान के मांग सबसे पहले जिन्ना ने ही किया था। तो उसी समय वो बोल दिया था ना ना हम कहाँ मानने जा रहे हैं, अभी न देखे, जब देखा था तो उसको रोल नहीं पाना था। वो बोला नहीं नहीं हम इसको नहीं मानते हैं, नेहरू रिपोर्ट कोई रिपोर्ट नहीं मानते, हमारे लिए अच्छा नहीं है, फिर दिया। उसके बाद में सातों जो मंत्री तो जो था साइमन कमीशन का, वो कहा देखा नेहरू तुम फड़फड़ा रहा था, देखो तो जो तुम्हारे ही बनाया हुआ तुम्हारे ही भारत के लोग इस रिपोर्ट को मानने को तैयार नहीं है, तो बताओ हम सब भारतीय, हम सब अंग्रेज कैसे मानेंगे? इस साइमन कमीशन अच्छा है। और उसके बाद से नेहरू जी के तो मुंह, मोतीलाल नेहरू जी के तो मुंह बन गया। उसके बाद से वहां से उठ कर ये चले आए। अब ये क्या किया था, इसको अंग्रेज सब बोला था सब भाई उनके रिपोर्ट को फेल कर दिया जाए, तुम अपना कुछ जो मांग होगा तो लेके आना, तू पहले फर्स्ट में तुम फेल कर देगा, उसके बाद से तू अपना तू मांग करना, हम लोग तुम्हारे मांग को पूरा कर देंगे। ये तो पूरा गदगद था इसी बात पर। तो आपका पूछना है, अब तो मेरा तो सुतारे आ गया। अभी बना के ले गया था जिन्ना 14 सूत्री फॉर्मूला, 14 सूत्री फॉर्मूला बना के लेके जाता है उसको, जैसे नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कराता है, जैसे नेहरू जी वहां से निकलते हैं तो ये अपना थमाता है, लीजिए अब मेरा पीस कीजिए। उसके बाद से अंग्रेज सब फाड़ फूड़ के फेंक दिया उसको। अरे पागल कहीं के हैं, बड़ बड़ हाथी दहा जाए गधा पूछे कितना पानी है। तू अपने आप को किस डिक्ची का मसाला समझ रहा है कि ये तू लेके चला है 14 सूत्री है? उतना बड़ा नेता नेहरू है, उसका बात रहबे नहीं किया, तो तू 50 ग्राम के आदमी तो 14 सूत्री फॉर्मूला लेके आता है। तो उसके बाद से जिन्ना भी वहां से मुंह लटका के चल दिया। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा लेक्चर आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और मैं जल्द ही आप लोगों के बीच एक अगले वीडियो लेकर आ रहा हूं, जो कि बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इंतजार कीजिएगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।